डियर स्टूडेंट, आज हम लोग चुंबकीय क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र और गुरुत्वीय क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि ये क्षेत्र फिजिक्स का बहुत महत्वपूर्ण भाग होता है। इसकी आवश्यकता हमें हमेशा पड़ती है। तो आइए देखिए इस क्षेत्र को हम सरल तरीके से कैसे समझें। तो सबसे पहले चुंबकीय क्षेत्र के बारे में आइए देखते हैं। इसमें तो ये चुंबक होता है, इसमें दो ध्रुव होते हैं, एक N होता है और एक S होता है। तो N का मतलब नॉर्थ पोल और S का मतलब होता है साउथ पोल। तो इस किसी चुंबक में दो ध्रुव होते हैं, एक N होता है और एक S होता है। जैसे इसमें आपको दिखाया जा रहा है, तो ये देखिए N पोल है और ये S पोल है। तो इसमें जो होता है जैसे सामान, अब इसका क्षेत्र कैसे हम पता लगाएंगे कि इस चुंबक का क्षेत्र कितना है। तो इसके लिए सबसे पहले हम चुंबकीय सुई से यहाँ ज्ञात कर लेते हैं या किसी लोहे की कीली के द्वारा इसका क्षेत्र पता कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर, तो ये चुंबकीय सुई है, इसमें दो ध्रुव होता है, एक नॉर्थ होता है और एक साउथ होता है। तो देखिए यहाँ पर हम नॉर्थ और साउथ यहाँ पे इसे कलर किया होता है। तो जब कोई चुंबक इसके समीप आता है तो उसके क्षेत्र को ये प्रदर्शित करता है। तो कैसे, ये जो चुंबकीय सुई है ये अपने दिशा से विक्षेपित हो जाती है। तो कैसे विक्षेपित हो जाती है, तो आइए देखिए यहाँ पर। तो ये जो चुंबकीय सुई है ये पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव को भी प्रदर्शित करता है। तो जैसे N और S, इसी से स्पष्ट हो जाता है कि पृथ्वी में भी दो ध्रुव होते हैं, एक उत्तरी ध्रुव होता है और एक दक्षिणी ध्रुव होता है। तो जैसे ये चुंबकीय सुई को हम इस प्रकार से रखे हैं, तो ये जो N सिरा जो है इसका है, तो ये बन जाएगा N पोल। तो इसको लिखेंगे यहाँ पर N, और दूसरा सिरा जो उधर रखा हुआ है वो आपका बन जाएगा S पोल बन जाएगा यहाँ पर। ठीक है, ये बन जाएगा यहाँ पर S पोल बन जाएगा यहाँ से। तो N और S इसके भी जो है दो ध्रुव बनते हैं, एक N होता है और एक S होता है। तो ये जो है रोटेट यानी 360 अंश के कोण पर ये घूमता है। इसमें कोण बने हुए हैं, इसको इस तरह से घुमाया भी जाता है। तो अब ये जैसे चुंबकीय सुई रखी हुई है और इसके समीप एक हम दूसरा चुंबक लाते हैं, तो ये अपने स्थान से विक्षेपित हो जाता है। तो जहाँ जैसे ही ये विक्षेपित होता है वैसे हम समझ जाते हैं कि इसके अंदर जो है ये किसी चुंबक के क्षेत्र के अंदर आ गया है। तो जैसे देखिए अभी सुई में कोई डिफ्लेक्शन नहीं है, विक्षेप नहीं है, लेकिन जैसे ही हम इसके अंदर एक कोई चुंबक लाते हैं, जैसे ये N पोल हमने लाया इसके समीप, तो इसका N पोल जो है दूर हो गया, क्योंकि N में क्या होता है, N में प्रतिकर्षण होता है। तो ये N पोल था तो दूर चला गया, N में प्रतिकर्षण होगा। तो ये जब हम चुंबक को इसके समीप लाते हैं तो अब ये चुंबकीय क्षेत्र है। इस चुंबक का जो है, इस चुंबक का अपना एक क्षेत्र है। अगर इस क्षेत्र में इस चुंबकीय सुई को ले आते हैं तो ये विक्षेपित हो जाएगा। अब S पोल लाते हैं तो देखिए यहाँ पर NS में आकर्षण होने लगेगा। अब ये N जो है इसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा, यानी जो लाल रंग से जो कलर किया हुआ भाग है वो इसकी तरफ आकर्षित हो रहा है। देखिए यहाँ पर ये आकर्षित हो रहा है। और जब हम इस पे N सिरा इसके समीप लाते हैं तो ये N यानी कि S पोल है, ये जो है ये चुंबकीय सुई का S सिरा इसके समीप आया हुआ है। तो किसी चुंबक में दो पोल होते हैं और सजातीय पोलों में जो होता है, जैसे N में प्रतिकर्षण होता है और विजातीय पोलों में जैसे NS में आकर्षण होता है। ठीक है, तो यहाँ तो ये जैसे दो चुंबक रखे हुए हैं, तो इनको अगर हम पास ले आते हैं तो देखिए जैसे N में क्या हुआ, N में जो है प्रतिकर्षण होता है, ये एक दूसरे से कभी नहीं सटते हैं, क्योंकि सजातीय पोलों में हमेशा प्रतिकर्षण होता है। तो N में प्रतिकर्षण होता है और NS में भी यही घटना होती है। तो SS में भी जो है प्रतिकर्षण होता है। तो देखिए यहाँ पर S पोल हमने लाया तो ये S पोल इसका दूर भागेगा इसमें, तो ये दूर हट जाता है। लेकिन अगर हम NS को ले आते हैं, NS,
तो N है और S है, तो ये एक पूर्ण चुम्बक बन जाता है। तो देखिए ये एक पूरा चुम्बक बन जाएगा, ये NS जो है एक पूर्ण चुम्बक की भांति व्यवहार करेगा। तो जैसे ये उठ गया पूरा, तो पूरा एक पूर्ण चुम्बक बन जाता है। तो जब भी हम NS सिरे को अगर इसी तरह से हम बहुत से मैग्नेट को एक साथ जोड़ दें जिसमें दो पोल होते हैं, तो अपोजिट पोलों को ऐसे अगर हम जोड़ते चले जाएं तो एक पूर्ण चुम्बक की भांति व्यवहार करता है। तो ये हो गया इसका चुम्बकीय क्षेत्र। तो चुम्बकीय क्षेत्र जो है इसके चारों तरफ जो है वह क्षेत्र ठीक है, वह क्षेत्र जिसमें किसी लोहे की कीली को भी आकर्षित करता है उसे हम चुम्बकीय क्षेत्र कहते हैं। या चुम्बकीय सुई में विक्षेप उत्पन्न कर देता है, तो ऐसे क्षेत्र को जो है हम चुम्बकीय क्षेत्र कहते हैं। तो जैसे यहाँ पर ये चुम्बक रखा हुआ है, अब हम इसके पास जो है चुम्बकीय सुई जब लाते हैं तो ये विक्षेपित हो जाता है। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर ये जो चुम्बक है, इस चुम्बक में जो है बहुत सी बल रेखाएं चलती हैं जिसको हम चुम्बकीय बल रेखाएं कहती हैं। तो यहाँ पर जैसे ये चुम्बकीय सुई है, देखिए यहाँ पे बहुत तेज़ी से ये खींच रहा है इस पर। तो ये यहाँ पर अगर इसको हम धीरे धीरे ऐसे बढ़ाते जाएं तो देखिए ये मुड़ जा रही है, चुम्बकीय सुई जो है यहाँ पर मुड़ जा रही है। तो इससे क्या स्पष्ट हो रहा है? इससे स्पष्ट हो रहा है कि ये जो बल रेखाएं होती हैं वो N से निकलती हैं और S पर आके मिलती हैं। तो इसके अंदर भी चुम्बकीय बल रेखाएं चलती हैं और इसी के चारों तरफ वह क्षेत्र हो जाता है, जो हमको ये क्षेत्र मिलेगा इसके चारों तरफ जो है जो क्षेत्र प्राप्त होता है, इसी को हम चुम्बकीय क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, तो इसका प्रयोग बहुत है। तो चुम्बकीय क्षेत्र को किससे लिखते हैं? चुम्बकीय क्षेत्र को कैपिटल B से लिखते हैं। तो ये भी एक चुम्बकीय क्षेत्र है और चुम्बकीय क्षेत्र के कारण भी बल आरोपित होता है। तो जैसे तार है, तो तार में जब हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उसमें उसके चारों तरफ भी चुम्बकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। अगर उसके समीप हम इस चुम्बकीय सुई को ले जाएं तो जैसे विक्षेप इस चुम्बक के कारण इसमें आ रहा है, ऐसे ही विक्षेप धारावाही चालक के कारण इसमें आता है। तो इससे सिद्ध हो जाता है कि किसी धारावाही चालक में भी एक क्षेत्र होता है और वह कैसा क्षेत्र होता है? वह चुम्बकीय क्षेत्र होता है, क्योंकि उसमें उसके समीप अगर हम इस चुम्बकीय सुई को ले जाते हैं तो ये चुम्बकीय सुई में एक विक्षेप उत्पन्न हो जाता है। तो जहाँ भी चुम्बकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, अगर इस सुई को हम ले जाएं वहाँ पर, तो इस चुम्बकीय सुई में अगर विक्षेप आता है तो हम कहेंगे वहाँ पर ये चुम्बकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है। ठीक है, तो वैद्युत क्षेत्र क्या होता है? तो वैद्युत क्षेत्र जानने के लिए यहाँ पर सबसे पहले जैसे ये कांच, यानी यहाँ पर एक जो है कुचालक पदार्थ है, जैसे ये प्लास्टिक की छड़ हमने 3 रखे हैं यहाँ पर। अब आइए देखिए इसमें जो है अब बिना घर्षण किए, और जब इस पे हम घर्षण करते हैं प्लास्टिक यानी पर, जब इसको फ्रैक्शन कराया जाता है तो इसके चारों तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न हो जाएगा। वो उस इलेक्ट्रिक फील्ड को हम वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। और वैद्युत क्षेत्र जो है ये भी 2 प्रकार का होता है, इसमें भी 2 पोल बनते हैं। एक जो है यहाँ पर धनात्मक पोल होता है और एक ऋणात्मक पोल होता है। तो जैसे उसमें नॉर्थ पोल और साउथ पोल चुम्बकीय क्षेत्र में बनते हैं, वैसे इसमें भी 2 पोल बनते हैं। तो आइए देखिए यहाँ पर कैसे क्या होता है। तो यहाँ पर एक प्लास्टिक की रॉड है, देखिए यहाँ पर पाइप है। तो इसमें जैसे इसके समीप अगर हम एक दूसरी प्लास्टिक की रॉड ले जाते हैं तो देखिए इसमें कोई अट्रैक्शन नहीं होता है, ना इसमें अट्रैक्शन होता है ना इसमें प्रतिकर्षण होता है। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं, तो यहाँ पर जब हम ले जा रहे हैं तो इसमें कोई आकर्षण नहीं है ना प्रतिकर्षण है। तो ये जो है इसमें कब उत्पन्न होता है? तो जैसे ये है बिल्कुल कुछ नहीं उत्पन्न हो रहा है, इसमें ना आकर्षण है ना प्रतिकर्षण। तो ये कब होता है? तो जब इसको हम फ्रैक्शन यानी घर्षण जब कराते हैं तब होता है। तो आइए देखिए यहाँ पर घर्षण कराएंगे इसको। घर्षण कराने के बाद यानी किसी इसे जो है बाल से या जैसे मान लेते हैं किसी रफ़ से जो है इसको हम खूब रफ़ करते हैं, तो देखते हैं इसमें क्या होता है। जब हम इस छड़ को यानी जो प्लास्टिक की छड़ है इसको जब हम घर्षण करा के इसके समीप लाते हैं तो देखिए इसमें जो है क्या उत्पन्न हो जाता है।
तो यहाँ पर ये प्रतिकर्षण उत्पन्न हो जाता है, क्योंकि ये दोनों एक ही के हैं। तो यहाँ पर क्या उत्पन्न हो जाता है, ये प्रतिकर्षण। जैसे आप देख रहे हैं ये सट नहीं रही है इसमें, तो ये दूसरी रॉड को अगर हम इसके समीप ला रहे हैं तो ये इसमें प्रतिकर्षण होता है। तो इससे सिद्ध होता है कि इसमें समान चार्ज उत्पन्न हुआ है, अर्थात ये प्लस है तो ये भी प्लस है, तो प्लस यानी समान चार्ज यहाँ पर उत्पन्न हो रहा है। तो जैसे देखिए यहाँ पर स्पष्ट है बिल्कुल, यहाँ से ये क्या हो रहा है, इसमें ये प्रतिकर्षण है। ठीक है, तो यहाँ देख रहे हैं आप। तो इसका क्या है, एक इसका जो है ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, यही इसका वैद्युत क्षेत्र है। अब इसके वैद्युत क्षेत्र के भीतर जैसे हम एक दूसरा ले आते हैं तो इसमें ये प्रतिकर्षण हो रहा है, इससे स्पष्ट हो जा रहा है इसका एक क्षेत्र उत्पन्न होता है। ओके, ये स्टूडेंट यहाँ पर जैसे अभी हमने फ्रिक्शन यानी घर्षण जब किसी वस्तु को कराया जाता है तो उसके चारों तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न हो जाता है, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड में जो है अगर उसमें समान चार्ज जैसे प्लस प्लस आता है तो प्रतिकर्षण, माइनस माइनस आएगा तो प्रतिकर्षण, किंतु प्लस और माइनस को अगर समीप लाते हैं तो उसमें आकर्षण होता है। तो जैसे हमने प्लास्टिक की दो क्षण एक साथ घर्षण कराया गया और दोनों को जब पास लाया गया तो उसमें केवल प्रतिकर्षण हो रहा था। अब यहाँ पे जैसे कागज़ के कुछ टुकड़े रखे गए हैं और इन टुकड़ों के पास ये कांच की छड़ हम लाते हैं, कांच की नहीं सॉरी, यहाँ पर ये प्लास्टिक की छड़ है, इसको लाई जा रही है। तो इसमें देखिए इसको हमने घर्षण नहीं कराया गया है तो इसमें कोई आकर्षण नहीं है। अब इसके समीप लाया जा रहा है, इसमें कोई आकर्षण बल नहीं उत्पन्न हो रहा है, किंतु अगर हम इसको घर्षण करा दें तब इसके समीप लाएं। अब यहाँ पर इस रॉड को हम घर्षण करा दिए हैं। अब घर्षण कराने के बाद जैसे इसके समीप लाए, ये क्या किया, कागज़ के टुकड़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। ठीक है, तो ये क्या है, इसी को हम कहते हैं वैद्युत प्रेरण कहते हैं। ये देखिए यहाँ पर ये वैद्युत प्रेरण है, यहाँ पर इसको वैद्युत प्रेरण कहा जाता है, और ये कागज़ के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने लगता है। तो कागज़ को ये क्यों अट्रैक्शन यानी कागज़ को क्यों अपनी तरफ आकर्षित करने लगा, इसमें क्या हो गया, जबकि कागज़ को हमने घर्षण भी नहीं कराया, यहाँ पर केवल हमने प्लास्टिक की छड़ को घर्षण कराया, तो वहाँ पर हम देखें कि ये इसको अपनी तरफ आकर्षित करने लगा। तो इसी घटना को हम कहते हैं वैद्युत प्रेरण, वैद्युत प्रेरण इलेक्ट्रिक इंडक्शन कहते हैं। ऐसा क्यों हो जाता है, तो इसके बारे में आइए देखिए। प्रत्येक वस्तु में धन और ऋण दोनों का भंडार होता है। तो धन और ऋण जो होते हैं, तो जैसे अभी हमने प्लास्टिक की छड़ को, अब कागज़ है ये, जैसे मान लेते हैं धन ऋण इसमें भी हैं और इस वस्तु में भी धन ऋण है। अब इसको अगर हम घर्षण करा देते हैं तो जैसे इस पर प्लस चार्ज होता है, तो जैसे ये मान लेते हैं ये दूसरी वस्तु हमने इसके समीप लाया घर्षण करा के, तो इसमें ये धन चार्ज हो गया इस पर। तो ये जब इस पर धन चार्ज हो गया तो इसमें जैसे दूसरी वस्तु जो रखी गई है, अगर बी को हमने घर्षण कराया है तो ये प्लस इसके सब यहाँ पर ये जो है प्रेरित हो गए। अब प्रेरित के कारण यहाँ पर एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेंगे, और इस वैद्युत क्षेत्र के अंदर अगर दूसरी वस्तु हम ले आते हैं तो उसके माइनस वाले जो भाग होते हैं वो सब जो है प्रेरित हो जाते हैं। अब यहाँ प्लस माइनस सब है तो प्लस सीधा इधर चलाता है, ये माना जाता है डाइपोल मोमेंट के कारण जो है ये प्लस इधर चलाता है माइनस इधर, और प्लस और माइनस में क्या होने लगता है, यहाँ पर एक खिंचाव बल कार्य करने लगता है जिसको हम आकर्षण बल कहते हैं। तो यही कारण है कि अभी जैसे हमने प्लास्टिक की छड़ को जब कागज़ पे लाया तो कागज़ जो है कागज़ के टुकड़े को खींचने लगा। खींचने का कारण क्या, अब प्लास्टिक पे अगर मान लेते हैं प्लस चार्ज थे तो ये कागज़ में भी जो माइनस वाले सिरे हैं, इसके किनारे जो माइनस सिरा बन रहा है, माइनस यानी जो माइनस हैं वो जो है प्रेरित हो जाते हैं, और प्रेरित होने के कारण उन दोनों में क्या उत्पन्न हो जाता है, आकर्षण बल उत्पन्न हो जाता है। तो आवेश जो होता है, ये जो आवेश होते हैं ये प्रेरण के कारण भी होता है। तो ऐसे अगर हम कई वस्तुओं को एक साथ रख दें, यहाँ पर ऐसे रखते चले जाएं
और एक को अगर हम मान लेते हैं यहाँ पर चार्ज दें, यहाँ पर चार्ज दें, प्लस चार्ज देते हैं तो इस पर माइनस चार्ज उत्पन्न हो जाएगा, और ये माइनस चार्ज यहाँ पर रखेगा तो प्लस हो जाएगा, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, ऐसे ये जो है आकर्षण बल इन सभी में कार्य करने लगता है। ओके, तो इस प्रकार से हम जो है यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के बारे में समझ में आ गया होगा। अब आइए देखिए गुरुत्वीय क्षेत्र क्या होता है। तो गुरुत्वीय क्षेत्र का तात्पर्य यहाँ द्रव्यमान से होगा। तो जैसे किसी भी वस्तु में अगर द्रव्यमान है तो उसके चारों तरफ भी एक चुंबकीय क्षेत्र वहाँ पर एक गुरुत्वीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। तो वहाँ पर क्या उत्पन्न हो जाता है, गुरुत्वीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। जैसे पृथ्वी के चारों तरफ गुरुत्वीय क्षेत्र है। अब यहाँ पर अगर हम कोई छोटा पार्टिकल रख लेते हैं, जैसे एक छोटी सी वस्तु है, तो इसमें द्रव्यमान है, तो इस द्रव्यमान के कारण भी एक क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। तो इस द्रव्यमान के कारण भी एक क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। इसे हम क्या कहेंगे, गुरुत्वीय क्षेत्र, क्योंकि यहाँ पर जो इसका द्रव्यमान होता है किसी वस्तु का, वो इसके गुरुत्व केंद्र पर कार्य करता है। तो जैसे पृथ्वी का द्रव्यमान जो है उसके गुरुत्व केंद्र पर कार्य करता है। और गुरुत्व केंद्र होता क्या है, जहाँ पे वस्तु का समस्त द्रव्यमान केंद्रित होता है उसी को हम गुरुत्व केंद्र कहेंगे, द्रव्यमान केंद्र कहते हैं। भार यहाँ पे काम करेगा। तो ये इसमें इसके जैसे अब गोलाकार वस्तु है तो उसके मध्य बिंदु पर होगा, यानी गोले के केंद्र पर होता है। तो इससे स्पष्ट होता है किसी भी, चाहे छोटा पार्टिकल हो चाहे बड़ा पार्टिकल हो, उसमें अगर द्रव्यमान है तो उस द्रव्यमान के कारण जो है उसके चारों तरफ भी एक क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। और इस द्रव्यमान के कारण जो क्षेत्र उत्पन्न होता है वो केवल आकर्षण बल ही कार्य करता है, वो केवल खींचता है अपनी तरफ। जबकि आप चुम्बक में देखें हैं तो चुम्बक में दो ध्रुव होते हैं, एक N होता है एक S होता है। तो N में प्रतिकर्षण, NS में आकर्षण। आवेश में जो होता है तो आवेश भी दो प्रकार के होते हैं, एक धन होते हैं और एक ऋण होते हैं। तो धन धन में प्रतिकर्षण होता है और ऋण ऋण में प्रतिकर्षण होता है, किंतु धन और ऋण में क्या होता है, आकर्षण होने लगता है। लेकिन यहाँ पर जो ये गुरुत्वीय क्षेत्र होता है, ये गुरुत्वीय क्षेत्र केवल जो है आकर्षित क्षेत्र होता है। तो यहाँ पर अगर इसके द्रव्यमान यानी वस्तु के समीप अगर हम कोई वस्तु ले आते हैं तो वो जो है अपने केंद्र की ओर आकर्षित करने लगता है। जैसे पृथ्वी है तो पृथ्वी प्रत्येक वस्तु को अपने केंद्र की ओर आकर्षित करने लगती है। तो डियर स्टूडेंट, आपको समझ में आ गया होगा। हमें उम्मीद है कि ये तीनों क्षेत्र आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा और इसको आप समझ लीजिए। इसकी आवश्यकता हमको बार बार पड़ती है फिजिक्स में। तो फिजिक्स के लिए जो है इसे समझना बहुत ही आवश्यक है। थैंक यू।